हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेटल नैनो पार्टिकल्स पे। देखो, नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका या तो लेंथ या विड्थ या हाइट 1 to 100 नैनोमीटर हो, या तो फिर वो तीनों लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होने चाहिए, तो उनको हम कहते हैं दीज आर नैनो मटेरियल्स। इसी तरह से अगर ये नैनो मटेरियल्स मेटेलिक है, यानी ये मेटल है, कोई भी ऐसा मेटल पार्टिकल जिसका लेंथ, विड्थ या हाइट या फिर तीनों 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में हो, उनको हम कहते हैं कि दीज आर मेटल नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स, खासकर मेटल नैनो पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनका एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है, और ये जो इनका जो एग्जिस्टेंस है ये बताया था हमें फैराडे ने 1857 में। लेकिन इनका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी इनको एक्सप्लेन करना और इनको इंट्रोड्यूस करना एज ए न्यू साइंस, वो दिया था मई ने। मई बोलते इसको, मई बोलो आप या मई बोलो। और इसे हम कहते हैं फादर ऑफ नैनो केमिस्ट्री भी, फादर ऑफ नैनो साइंस बोलूँगा मैं, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? क्योंकि इसने पहले ये जो नैनो साइंस है इसका तारुफ कराया, इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये एक नया फील्ड है, ठीक, और इसकी अहमियत बताई इसने। और उस टाइम पे ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पे ही काम कर रहा था, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के कलर पे। उसने ये कहा कि जब हम गोल्ड जो है उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करते जाते हैं तो उसका कलर भी इसके साथ साथ चेंज होते जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नैनो साइंस वजूद में आया था, और उस टाइम पे मेटल्स पे ही वो काम कर रहे थे। तो आज हम इन मेटल नैनो पार्टिकल्स के ही ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर आप मेटल नैनो पार्टिकल्स की बात करेंगे ना, तो ये इनकी जो कहानी है बहुत पुरानी है। मेडिवल एरा जो है, मेडिवल एरा उसमें भी इनको यूज़ किया जाता था। कहाँ पे? जो चर्चेज़ है ना, चर्च उनके विंडोज़ के कलर के लिए, यानी उनके डेकोरेशन, विंडो डेकोरेशन के लिए, विंडो डेकोरेशन में इनको यूज़ किया जाता था, इनको मेटल नैनो पार्टिकल्स को। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि ये नैनो पार्टिकल्स हैं, तो वो तो बस बनाते थे, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते थे और उनको पेंट करते थे कहीं पे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि विंडो जो चर्च विंडोज़ हैं उनके ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और मेटल्स में भी जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स, इनके ऊपर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। नोबल मेटल्स के जो नैनो पार्टिकल्स है उनका बहुत ही बड़ा रोल है नैनो केमिस्ट्री में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है आजकल, और बहुत सारे फील्ड्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इनका एक स्पेशल प्लेस है नैनो टेक्नोलॉजी में। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर वो क्या है? देखो, आपने सुना होगा जो नोबल गैस, जो नोबल मेटल्स रहते हैं, नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है या सिल्वर वगैरह, दीज आर इनर्ट इन नेचर, और ये रिएक्टिव नहीं रहते। लेकिन जब आप इनका पार्टिकल साइज़ डिक्रीज़ करते हैं, आप इनका पार्टिकल साइज़ छोटा कर देते हैं, तब ये अलग एक्टिविटी दिखाते हैं, तब ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, तब ये इनर्ट नहीं रहते। समझ में आया ना? तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है किनका? मेटल नैनो पार्टिकल्स का। मैं याद रखना, मेटल्स का नहीं बोल रहा मैं बोल रहा मेटल नैनो पार्टिकल्स का, ठीक। इनके नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके मेटल की नहीं, मतलब पूरे बल्क की नहीं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, मैं बताऊंगा वो क्या है। वॉल्यूम रेशो,
देखो ये इसमें से थोड़ा सा आपको ये भी समझ में आएगा कि इनकी एक्टिविटी चेंज क्यों होती है। सपोज़ हमने एक ये लिया, बल्क लिया, यहाँ पे बल्क मटेरियल, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा सुपरफिशियली, इसकी कहानी बताऊंगा मैं। इसमें से ये जो फेस है, ये फेस या ये फेस है या ये फेस है इसका, या इस साइड में एक फेस है, ये फेस या ये फेस है या सामने वाला फेस है, यानी इस मेटल पीस के बाहर जो फेस है ना वो है एक्सपोज्ड फेस, एक्सपोज्ड सरफेस। समझ में आया ना? तो इसकी सरफेस ये है। क्लियर? अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दूं, ठीक है, या मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, इसके दो हिस्से कर देंगे, ठीक, इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक, समझ में आया? अब देखो अब क्या होगा। पहले जो अंदर एरिया फंसा था, यानी ये वाले सेंटर में, सेंटर वाली सरफेस अवेलेबल नहीं थी या ये एक्सपोज नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये सेंटर वाली सरफेस अवेलेबल हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। अब एक तो ये पूरी सरफेस हमें अवेलेबल है और दूसरा अंदर वाली ये जो सरफेस बन गई नई, ये भी अवेलेबल है। अब अगर इसको मैं फर्दर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दूं, तो जितने पार्टिकल्स में मैं डिवाइड कर देता हूं उतनी ज़्यादा हमें सरफेस ज़्यादा मिलेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि नैनो पार्टिकल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। क्या रहता है वो? हाई। क्लियर? यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है, ये सरफेस अवेलेबल है, ठीक है, ये सरफेस अवेलेबल है। जितनी सरफेस अवेलेबल होगी उतनी सरफेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, उतनी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, उतनी उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज कैटलिस्ट अगर यूज़ करूँगा, अगर मैं इसको एज कैटलिस्ट लूँगा तो इसमें जो एक्टिव साइट्स होंगे वो कम है क्योंकि कम सरफेस अवेलेबल है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं पाउडर्ड फॉर्म में ले लूँ तो इसकी जो सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यानी एक्टिव साइट्स ज़्यादा अवेलेबल है। क्लियर? समझ में आया ना? ये तो हो गई एक बात, इतना याद रख लेना। दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो बताऊंगा मैं, वो है फास्टर डिफ्यूजन। फास्टर डिफ्यूजन इवन एट लो टेम्परेचर, इवन एट लो टेम्परेचर। समझ में आया? सपोज़ मैं आपको एक रफ सी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसके पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। इसको अगर आप टेम्परेचर देंगे ना तो इसमें जो डिफ्यूजन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, सिंपली बोलूँगा मैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, वो उतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि इन सरफेस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, बल्क को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे सरफेस ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और वे इजीली डिफ्यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे से दूर भी है। इसमें आपस में जो इंटरेक्शन है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, वो भी कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन ज़्यादा होगा इवन एट लो टेम्परेचर। ये सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है? नैनो पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में। क्लियर? तो हम ये दो पॉइंट्स याद रखेंगे, एक रखेंगे हम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दूसरा फास्टर डिफ्यूजन एट लो टेम्परेचर। ये इनकी खास बात है, ये हमें आगे समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या खासियत है ऐसी। लेकिन ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ना, इनमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद में इसकी अच्छी बातें बताऊंगा। डिसएडवांटेजेस क्या है मैं बताऊंगा सबसे पहले। तो देखो, पहला जो है पार्टिकल इंस्टेबिलिटी, पार्टिकल में डिसएडवांटेजेस, पार्टिकल इंस्टेबिलिटी। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनमें सरफेस एनर्जी हाई रहती है, ठीक है, और आप इन छोटे पार्टिकल्स को ज़्यादा दूर नहीं रख सकते क्योंकि इनमें नेचुरल टेंडेंसी रहती है टू एग्लोमरेट या टू फॉर्म ए क्लस्टर, ये जमा हो जाते हैं और क्लस्टर बनाते हैं। ये एक बात, यानी आप इनको स्टेबलाइज ज़्यादा देर तक
नहीं कर सकते, मतलब रख सकते ऐसे एज सच, यानी इनकी स्टेबिलिटी कम है। दूसरा, अब इनकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा रहती है, इन्हें एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, ये करोजन इनमें जल्दी हो जाता है। मैं बोलूँगा कि ये करोजन रेजिस्टेंट नहीं है, करोजन ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। क्लियर, इतना तो हो गया। और इनकी जो क्वालिटी है वो डिटीरिएट हो जाती है, डिटीरिएट मतलब क्या होता है कि ख़राब होती है इनकी क्वालिटी। अगर आप उनको देर तक रखेंगे ये रिएक्ट हो जाते हैं जल्दी और इनकी क्वालिटी ख़राब होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दीज पार्टिकल्स, इनमें सरफेस एनर्जी ज़्यादा रहती है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है, इन्हें अगर हम बराबर वॉल्यूम लेंगे फिर कंपेयर करेंगे इसका और इसका, तो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस ज़्यादा रहती है, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। इन्हें पर यूनिट वॉल्यूम जो सरफेस रेशो है वो इनमें ज़्यादा रहता है, तो एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, इसलिए जल्दी रिएक्ट होते हैं और जल्दी डिटीरिएट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और ख़ास बात इनमें यह है कि ये एग्लोमरेट हो जाते हैं या आपस में मिल के बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब दूसरा जो है इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इम्प्योरिटी क्यों चांसेस ज़्यादा है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्टिव रहते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू बल्क। बल्क समझ में आता ना, यानी अगर आप मेटल पीस लेंगे उसके मुकाबले में जो ये मेटल नैनो पार्टिकल्स रहते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव रहती हैं, और रिएक्टिव ज़्यादा रहेंगे तो इसमें इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी ये दूसरा कोई केमिकल के साथ में रिएक्ट होके अपने प्योर नैनो पार्टिकल्स में इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में है ना, तो हाई चांसेस रहते हैं। और तीसरी बात जो है इसमें, ये बायोलॉजिकली जो है ना थोड़े से हार्मफुल हैं। बायोलॉजिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैं लिखूँगा इनको बायोलॉजिकली हार्मफुल। क्यों? क्योंकि ये इनमें जो रिपोर्टेड है, मैं रिपोर्ट जो हुआ है वो बोल रहा हूँ मैं आपको, इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो रिपोर्ट की गई, यानी बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स जो है वो टॉक्सिक पाए गए, मेटल नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर ये कहीं पे मतलब स्किन पे लग जाएं तो इनकी वजह से इरिटेशन हो जाती है, इरिटेशन, और ये पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू सेल डर्मिस, पेनिट्रेट थ्रू सेल डर्मिस, या आपकी स्किन के थ्रू भी ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे रहते हैं, नैनो रेंज के रहते हैं, और इन अपने स्किन के पोर्स के थ्रू ये इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है। और कहीं कहीं पे इनको एज कार्सिनोजेनिक का मतलब रहता है कैंसर कॉजिंग, यानी इनमें से कुछ मेटल नैनो पार्टिकल्स जो है वो कैंसर कॉजिंग भी हैं, ठीक है। तो ये हो गई 3। अब चौथा हम डिस्कस करते हैं, चौथा डिसएडवांटेज क्या है। जो इनका चौथा प्रॉब्लम ना, फोर्थ प्रॉब्लम, वो है कि ये एक्सप्लोजिव रहते हैं। एक्सप्लोजिव क्यों रहते हैं? देखो, अगर आप कोई भी चीज़ बल्क में लेंगे, ऐसा बड़ा पार्टिकल लेंगे, तो मैंने अभी आपसे कहा कि उसकी जो अवेलेबल सरफेस है वो कम रहती है, सरफेस एरिया जो है वो कम रहता है। लेकिन जब आप उसको छोटा छोटा बनाते हैं तो आप उसको एटॉमिक लेवल की तरफ ले जाते हैं, आप इसको एटॉमिक लेवल की तरफ ले जाते हैं, यानी इनका जो नेचर है वो एटम्स के क्लोज हो जाता है, एंड एटम्स आर मोर रिएक्टिव देन देयर एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म, जिसको मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये जल्दी रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, फास्ट रिएक्शन एटमॉस्फेयर के साथ में या किसी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और फास्ट रिएक्शन से क्या होता है, कभी कभी एक्सप्लोजन भी हो जाता है, एक्सप्लोजन अगर रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो जाए तो, ठीक है। और जितनी सरफेस एक्टिविटी या एक्टिविटी बोलूँगा मैं पार्टिकल की ज़्यादा होगी, उतनी उसकी रिएक्शन भी फास्ट होगी और उतने एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो दीज आर एक्सप्लोजिव।
और पांचवा जो है इसका वो है डिफ़िकल्ट टू सिंथेसाइज। डिफ़िकल्ट टू सिंथेसाइज। सिंथेसिस डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपको जो स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ या जिसको मैं बोलूँगा नैनो साइज़, वो मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो मेंटेन। और सॉल्यूशन में स्मॉल साइज़ मेंटेन करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट टू मेंटेन स्मॉल साइज़। क्यों? क्योंकि जो ही स्मॉल साइज़ बनेगा, मैंने ये भी बोलना, ये रिएक्टिव रहते हैं, आपस में मिलके बड़ा पार्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आना? तो ये इसको मतलब बनाना, मेटल नैनो पार्टिकल्स को बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, ये जो मैंने ये जो बताया आपको, ये इसलिए बताया ताकि आपको मतलब फ्यूचर इसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमें क्या करना है। ठीक है, हमें इनको किस तरह रखना है। देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि पहले तो हमें नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए हमारे पास में आइडियल मेथड होना चाहिए। आइडियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। मतलब कौन से नैनो पार्टिकल्स? मेटल नैनो पार्टिकल्स। आइडियल मतलब एक खास मेथड। आइडियल का एक्चुअली मतलब है ख्याल, यानी जैसा हम सोचते हैं कि इसमें ये लूप होल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आइडियल का मतलब आइडियल ही रहता है, यानी रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो फिर हम आइडियल क्यों सोचते हैं? हम आइडियल सोचते हैं लेकिन हम इसके नज़दीक जा सकते हैं, यानी इसके जैसा जैसा हम सोचेंगे तो इन चीज़ों को हमें टच करना है, इन चीज़ों को हमें अप्रोच करना है। तो मैं बताऊंगा हमें कौन कौन चीज़ें अप्रोच करनी पड़ती है। अप्रोच मतलब हमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमें कोशिश करनी है कि इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जाए, इस तरह से इनकी सिंथेसिस की जाए। सबसे पहला जो मेथड है, जो सिंथेसिस मेथड होना चाहिए, वो होना चाहिए इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब अगर आपने मेथड एक डेवलप कर दिया तो उस मेथड से उसको आप मतलब रिप्रोड्यूस करने, मतलब ये वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए। रिप्रोड्यूस का मतलब ये होना चाहिए कि आप उसको रिपीट कर सकें, कि वही मेथड से फिर आप नैनो पार्टिकल्स बनाएंगी। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार किसी मेथड से कोई चीज़ बना लेते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं वो नहीं बन जाता है। तो मेथड ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्टेप वाइज हो, जिससे हम ये बार बार रिपीट कर सकें, ये प्रोसीजर। समझ में आया ना? क्लियर? और दूसरी जो चीज़ है जो इसमें आपको ख्याल में रखनी है, वो है कि ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल का मतलब रहता है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट यानी आपको कॉस्टली मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी आपको ऐसा कोई मेथड ढूंढना है जिसमें हमें कम खर्चा आए और मेटल नैनो पार्टिकल्स बन जाए। ठीक है? और तीसरी जो बात है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिएजेंट्स यूज़ होने चाहिए, क्योंकि कम रिएजेंट्स यूज़ होंगे तो कम टाइम लगेगा और नुकसान कम हो जाएगा, और हमारा जो मेथड है वो इकोनॉमिकल बन जाएगा, यानी सस्ता बन जाएगा। क्लियर? और उसको हैंडल करना भी इजी होता है। और एक बात जो है वो कंट्रोल ऑफ पार्टिकल साइज। कंट्रोल पार्टिकल साइज यानी पार्टिकल साइज जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए, यानी किसी स्पेसिफिक पार्टिकल साइज के हमें नैनो पार्टिकल्स मिलने चाहिए। यानी अगर आपने मेथड डेवलप किया, एक बार उसमें नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं तो दूसरी बार उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक स्पेसिफिक रेंज के नैनो पार्टिकल्स बन जाए, स्पेसिफिक साइज़ के नैनो पार्टिकल्स बन जाए। और ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर कम लगे, टेम्परेचर क्लोज टू RT। RT का मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के आसपास, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा लेकिन आसपास ही होना चाहिए। ठीक है? और
ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें लेस वेस्ट हो, लेस वेस्ट यानी जिसमें केमिकल ज़ाया ना हो और बाय प्रोडक्ट्स ना बने, बाय प्रोडक्ट्स ना बने। ठीक है, ऐसा मेथड होना चाहिए। ठीक, अब देखो इन नैनो पार्टिकल्स की क्या प्रॉब्लम है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि सिंथेसिस कैसा होना चाहिए इनका। ठीक है, हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ये डिफ़िकल्ट है सिंथेसाइज करना। अब अगर हम नैनो पार्टिकल्स बनाते भी हैं, मेटल नैनो पार्टिकल्स, तो हमें ऐसे मेथड चूज़ करने जिनमें ये सब चीज़ें आ जाएं। ठीक है, और बनाने के बाद में हमें जो दूसरी डिफ़िकल्टी है वो है स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहते, हाईली रिएक्टिव रहते हैं। तो हमें इनको स्टेबलाइज करना है ताकि एक्सप्लोड न करें, इन एक्सप्लोजन ना हो जाए या ये आपस में मिल न जाए, ये ख़राब ना हो जाए नैनो पार्टिकल्स, समझ में आया, या फिर ये टॉक्सिक ना बन जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नैनो पार्टिकल्स यानी मेटल नैनो पार्टिकल्स बनाने के बाद में इनको स्टेबलाइज किया जाता है। यानी जो उसके बाद में जो स्टेप है, ये जो पहला वाला स्टेप है, इसके बाद में दूसरा जो स्टेप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है स्टेबलाइजेशन। क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेबलाइजेशन मैंने बताया आपको क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि इनमें कोएलस ना हो जाए, ठीक है, ताकि एक्सप्लोजन ना हो जाए, ठीक है, डिटेरियोरेशन ना हो जाए, ठीक, ये सब चीज़ें ना हो जाए, इसलिए हम इनकी स्टेबलाइजेशन करते हैं। और स्टेबलाइजेशन के हमारे पास में दो तरीके, स्टेबलाइजेशन, ये जो दो तरीके हैं ना, ये आपको मालूम भी है, मैं थोड़ा सा याद भी दिलाऊंगा आपको, आपको पूरा याद आ जाएगा। आपने कोलाइड्स पढ़े हैं ना, कोलाइड में हम करते हैं कोलाइड प्रोटेक्शन या कोलाइड स्टेबलाइजेशन, उसमें हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उस लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स में मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं। हम दो तरह की स्टेबलाइजेशन करते हैं इसमें। देखो दो तरह क्या है, एक है नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं स्टीरिक स्टेबलाइजेशन, या मैं बोलूँगा स्टीरिक एक्सक्लूजन। ये मैं समझा दूंगा आपको क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे हम। देखो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले लेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी, ये जो स्टेबलाइजेशन है, ये एज पर DLVO थ्योरी है। मैं समझाता हूँ ये क्या है, मतलब DLVO थ्योरी क्या है। सपोज हमारे पास में दो नैनो पार्टिकल्स हैं, मेटल नैनो पार्टिकल्स, ठीक, इनके ऊपर अगर सेम चार्ज है, सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ इनके ऊपर, ठीक, समझ में आया? तो होगा क्या, दो फोर्सेस इनके ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी टोटल फोर्स जो रहेगा वो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब मैं बताऊंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा। सपोज हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक, अगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये पार्टिकल्स दोनों नज़दीक आएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो जब ये नज़दीक आएंगे तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपल करेंगी। मैं बोलूँगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। समझ में आया ना? अगर चार्ज कम है इनके ऊपर, सरफेस के ऊपर चार्ज कम है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और एग्लोमरेट हो जाएंगे, वॉन डर वाल्स फोर्स के थ्रू यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे।
लेकिन अगर इनके ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा और ये दूर दूर हो जाएंगे। तो इसकी बेसिस पे हम इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। डीएलवीओ थ्योरी बहुत लंबी थ्योरी है, ये दी थी ऐसे डरजागिन ने, लांडो ने और वर्वे और उवरबुक ने, इसीलिए इसको कहते हैं डीएलवीओ, इनके नाम के ऊपर है। तो डीएलवीओ थ्योरी एक्चुअली ये चीज़ समझाती है हमें। अब देखो इस थ्योरी के बेसिस पे हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ जिससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जब हम गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, आपने गोल्ड कोलाइड पढ़ा होगा ब्रेडिग्स आर्क मेथड में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, बनाने के बाद में वो पानी में चले जाते हैं, ठीक है। उस पानी को हम बाहर से ऐसे कोल्ड रखते हैं, इसमें आइस रखते हैं, ठीक, आइस, और यहाँ पे वाटर रहता है। वाटर में ये जो पार्टिकल्स है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ये गिर जाते हैं, राइट। अगर हम सिंपली ऐसे रखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन हम इसमें डालते हैं KOH, KOH रहता है स्टेबलाइज़र। क्या रहता है? स्टेबलाइज़र। होता है क्या है, ये जो गोल्ड नैनो पार्टिकल है इसके ऊपर OH नेगेटिव ये एड्जॉर्ब होता है, और इसके ऊपर OH नेगेटिव आया OH नेगेटिव। गोल्ड का कोई चार्ज नहीं है, OH का कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ पे भी OH नेगेटिव, यहाँ पे भी OH नेगेटिव। तो इस गोल्ड पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आया? अब पहले तो ये न्यूट्रल था, अब OH नेगेटिव इसके ऊपर एड्जॉर्ब हुआ था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी ऐसे ही इसके ऊपर OH नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आया ना? तो इस स्टेबलाइज़र की वजह से ये जो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर अटैच करवाया, इसकी वजह से इनमें सिमिलर चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस, राइट। इन नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिपल्शन। क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से कौन जीत जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब अगर इस पे ये चार्ज नहीं होते तो ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ऐसे होते, ये वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और एग्लोमरेट हो जाते है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो हमने इनको स्टेबलाइज किया, लेकिन किसकी वजह से किया? KOH की वजह से। KOH में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो इस गोल्ड पे एड्जॉर्ब हो गया, उसकी वजह से गोल्ड के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। फिर दूसरे नैनो पार्टिकल यानी गोल्ड नैनो पार्टिकल के सरफेस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? ये नेगेटिव ये करेंगे रिपल। क्या करेंगे? रिपल। और ये सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबलाइज, वरना एग्लोमरेट हो जाएंगे। ये हो गई एक कहानी, समझ में आया? और ये जो मेथड, ये काइनेटिक मेथड है, काइनेटिक, समझ में आया? और इरिवर्सिबल मेथड है, इरिवर्सिबल यानी इसमें अगर एक बार गोल्ड ये कोलाइड ख़राब हो गया या नैनो पार्टिकल्स डिटरेट हो गए तो आप इसको रिजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो है आपने पढ़ा होगा प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है ना, वैसी है वो, वही मेथड ये, ठीक है। इसको हम दूसरे मेथड को बोलते हैं स्टीरिक एक्सक्लूजन। स्टीरिक एक्सक्लूजन। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो मेटल नैनो पार्टिकल है, मेटल नैनो पार्टिकल के ऊपर हम कोई पॉलीमर या कोई सरफेक्टेंट वो अटैच करा देते हैं, समझ में आया ना। लॉन्ग चेन पॉलीमर, मैं बोलूँगा लॉन्ग चेन पॉलीमर। देखो इससे क्या होगा, लॉन्ग चेन पॉलीमर से क्या होगा? लॉन्ग चेन पॉलीमर इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो गया गोल्ड मतलब मेटल नैनो पार्टिकल की, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैच हो गया, ठीक।
ये जो पॉलीमरिक चेन है ना, एक तो इसको ये सॉल्यूशन में स्टेबलाइज करता, दूसरा ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन चेन्स है, बीच में हाइड्रोकार्बन चेन्स है। समझ में आया ना? जैसे गोल्ड के ऊपर एल्काइल थायोल्स का अटैचमेंट कराते हैं, या आप किसी दूसरे सरफेक्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। समझ में आया? या किसी ज़्विटर आयन तो पहले वाले मेथड में इस्तेमाल करते हैं, या आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अल्कोहलिक चेन इसके ऊपर अटैच कराएंगे, जिससे नैनो पार्टिकल है इसके ऊपर ओ ग्रुप और यहाँ पे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, समझ में आया ना? या अल्काइल फॉस्फीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फास्फोरस या सल्फर या ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैच हो जाए और लॉन्ग चेन इसके ऊपर लटक जाए। तो ये जो है ना, ये बाहर से ये जो पॉलीमरिक चेन है, पॉलीमरिक चेन्स जो हैं, ये लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे के नज़दीक नहीं आने देती। यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन होता है, या मैं बोलूँगा स्टीरिक एक्सक्लूजन। समझ में आया? शाबाश। इस मेथड को हम दूसरा नाम कहते हैं पॉलीमरिक स्टेबलाइजेशन। ये जो मेथड है ना, ये पॉलीमरिक स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं इसको। इतना याद रख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में से फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क। ये वाला जो मेथड है ना, ये वाइडली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड और बेटर है, ये मोस्ट फेवरेबल मेथड है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सपोज आपके पास में एक गोल्ड नैनो पार्टिकल है, इसके ऊपर आपने OH ग्रुप्स लगाए, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, राइट। मान लो ये नेगेटिव कोलाइड है, यहाँ पे दूसरा ये नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, राइट। समझ में आया? ये हो गई एक बात। दूसरी तरफ आपने जो नैनो पार्टिकल्स लिए, ये नैनो पार्टिकल्स है और इनके ऊपर आपने लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन किया है, या पॉलीमरिक प्रोटेक्शन किया है, इन्हें पॉलीमर लगाया है। ठीक, इसको अगर आप ज़्यादा देर तक रखोगे ना, तो ये धीरे धीरे इन पे चार्ज ख़त्म होता है और ये एग्लोमरेट हो जाते हैं, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। और ये रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल, और थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल। अब देखो दोनों में क्या होता है। अगर आप इसके अंदर HCl लगाएंगे, इसके अंदर भी HCl लगाएंगे, HCl का जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ में मिलके वाटर बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर बनाएगा। समझ में आया ना? तो अगर बहुत सारा सपोज N टाइम्स HCl लगाएंगे, तो N टाइम्स H पॉजिटिव बनेगी और ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो ये नंगे हो गए बेचारे। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स जो है, मेटल नैनो पार्टिकल्स, ये नेकेड हो गए। जबकि अगर आप यहाँ पे HCl लगाएंगे, आप 1000 टाइम्स लगा, 1 लाख टाइम्स या 2N टाइम्स लगाओ, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप डालो यहाँ पे, क्या निकलेगा? यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं। दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय चार्ज, दीज आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय चार्ज। इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाती है, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाती है, जबकि यहाँ पे जल्दी नहीं होती। क्लियर? ये इन दोनों में फ़र्क है। तो ये था थोड़ा बहुत मेटल नैनो पार्टिकल्स के बारे में। मैं और एक लेक्चर इस पे बनाऊंगा और उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेटल नैनो पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, या मैं यूजेस बोलूँगा इनकी। यूजेस, प्रॉपर्टीज़ छोड़ो, अभी प्रॉपर्टीज़ लास्ट में जनरल में डिस्कस करेंगे। मैं इनकी यूजेस बताऊँगा आपको। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन एंड यूजेस, इन्हें हम इनको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं और इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।